दोस्तों, आज हम पैसों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपको मुख्य रूप से रिच डैड पुअर डैड की बुक के बारे में बताऊंगा। ये बुक बहुत प्रसिद्ध हो गई है। पैसे बनाने की दुनिया में बहुत से लोगों की इसके बारे में स्ट्रांग ओपिनियन है। उनका कहना है ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक है जो आपको पैसे बनाने के बारे में सिखाती है। कुछ लोगों को ये बुक बहुत बेकार लगी। उनका मानना है कि इस बुक में कोई कंटेंट नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी मैंने महत्वपूर्ण बातों को इस बुक से लिया है जो आपको अमीर बनाने में सहयोग कर सकती है। मैं आपको एक बार जरूर कहूंगा, आप इस बुक को पढ़िए और अपने से समझ लीजिए। इस बुक का नाम ऐसे आया जो इस बुक के ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट हैड टू डैड्स मेटाफोरिकली, एक उसके फादर गरीब थे और उसके दोस्त के फादर जो हवाई के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से एक थे। इस बुक का पॉइंट यह है, हम में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास खुद के पैसे नहीं होते। मैं काफ़ी देख चुका हूँ, दुनिया में गरीब लोग अपनी फाइनेंशियल एडवाइस देते रहते हैं, ऐसे बताते जैसे उन्हें सब पता है। मेन पॉइंट इस बात का ये है, अगर आप किसी ऐसे आदमी की बात सुने जो साल में 5 लाख कमाता है तो उसकी एडवाइस की कीमत भी उतनी ही होगी, और यदि आप एक ऐसे आदमी की एडवाइस लोगे जो एक महीने में 1 करोड़ कमाता है तो उसके एडवाइस की कीमत भी उतनी ही होगी। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत लकी थे, उन्हें दोनों तरह के लोग अपनी लाइफ में मिले, इसलिए उन्होंने हमें बताया दोनों तरह के लोगों में डिफरेंस क्या है। रॉबर्ट का गरीब पिताजी कहते थे बड़ा आदमी बनने के लिए खूब पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहिए। दूसरी और अमीर पिताजी कहता पढ़ लिख कर खुद की कंपनी खोलनी चाहिए ताकि उससे आप दूसरों को भी रोजगार दे सकें। रॉबर्ट का गरीब पिताजी कहता था पैसे ही सारी फसाद की जड़ है, उसी से सारी मुसीबत आती है। जबकि अमीर पिताजी कहता था पैसे से पावर मिलता है, पैसा ना होना ही मुसीबत की जड़ है। रॉबर्ट का गरीब पिताजी महंगी चीज़ें खरीदने से मना करता था, हम उसे नहीं खरीद सकते, पर रॉबर्ट का अमीर पिताजी कहता था हमें ऐसे रास्ते बनाने की सोचने जिससे वह सारी महंगी चीज़ें खरीद पाए। ऐसा करने से आपके मन में नए नए आइडिया आ जाएंगे। रॉबर्ट ये सभी बातें सुनते हुए बड़े हुए और फिर उसने दिमाग लगाया और अपने दोस्त के पिताजी को, जिसे वो अपना मानता था, उसकी बात मानी, जो आगे चलकर बहुत अमीर बना। दूसरे तरफ गरीब पिताजी गरीब रह गया। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत लकी थे, उन्हें दोनों तरह के लोग मिले, इसलिए उन्होंने हमें बताया दोनों तरह के लोग में क्या डिफरेंस है। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है, 1. रिच पीपल हैव एसेट्स, पुअर पीपल हैव लायबिलिटीज। अमीर लोगों एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग के पास केवल एक्सपेंसेस होते हैं। और मिडिल क्लास लोग का पास लायबिलिटीज खरीदते हैं और वो सोचते हैं ये एसेट्स है। एक उदाहरण देखते हैं। मेरे एक अंकल ने एक घर खरीदा और वो उस घर के रख रखाव के लिए कुछ पैसे खर्च करते थे जिससे उनकी फ्लैट में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चलते रहे। अब बात यह है, उस फ्लाइट में कोई नहीं रहता तो वो ज़बरदस्ती अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे थे। तो इसी को लायबिलिटीज़ कहते हैं। जब उन्होंने इस बात को समझा कि वो पैसे गंवा रही है तो उन्होंने उस फ्लैट को किराए पर दे दिया, तो उससे उनकी पॉकेट में पैसे आने लगे। इस तरह से उन्होंने उस फ्लैट को लायबिलिटीज़ से एसेट्स में बदल दिया। लायबिलिटीज़ खरीदना हमें अच्छा लगता है, लग्जरी का भी एक लायबिलिटीज़ है जो आपकी पॉकेट से केवल पैसे लेती है। एक नया फ़ोन भी लायबिलिटीज़ होता है। मैं यह नहीं कहता आपको अपने सारे एक्सपेंशन और लायबिलिटीज़ ख़त्म करने होंगे, पर हमारा एम ये होना चाहिए कि लायबिलिटीज़ कम करे, एसेट्स को सबसे ज़्यादा बढ़ाएं। एसेट्स को बढ़ाना आजकल डिजिटल इकोनॉमी की वजह से बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा है। अगर आपने कोई बुक लिखी है तो वो भी एक एसेट्स है, अगर आप एक ऐप बनाते हैं तो भी वो एक एसेट्स है, और ये तक एक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट भी एक एसेट्स बन गया है। जितने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में एसेट्स बढ़ा सकते हो उतना ज़्यादा आप अमीर बनते चले जा सकते हो। 2. इस बुक का दूसरा लेसन ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, इट वर्क्स फॉर देम। अगर आपको अमीर बनाना है तो आपको सीखना होगा आपको मनी की पावर कैसे यूज़ करे। गरीब और मिडिल क्लास हमेशा अपने पैसों के किए काम करते हैं। वो जब तक ही पैसा कमा सकते हैं जब तक वो उसमें अपना टाइम देंगे, और अगर वो टाइम देना बंद कर देंगे तो वो पैसा कामना भी छोड़ देंगे। अमीर लोगों ने ये सीख लिया है, वो अपना पैसा को पैसा में किसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब पैसों से पैसा बनाना। ज़्यादातर लोग अपने पैसों को सेव करना चाहते हैं, वो सोचते हैं ये ज़्यादा सेफ होता है,
पर अगर आपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप हमेशा अपने पैसों लिए काम करते रहोगे। अमीर लोग उसी पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, बसंस में, सॉफ्टवेयर में या स्टॉक्स खरीदते हैं। आपको इस मेथड को यूज़ करने के लिए करोड़ों लाखों रुपया होने की ज़रूरत नहीं। इस मेथड को आप छोटे से छोटे स्केल में भी अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, आप एक बाईसाइकिल खरीद ले और उसको और रेंट कर सकते। कुछ हफ्ते के बाद उसकी मौजूदा कॉस्ट निकल जाएगी और उसके बाद आप प्रॉफिट कमाने लगेंगे। इस तरह से आप पैसा से अपने लिए काम करा सकते हो, पैसों को यूज़ करके। और पैसा कामना वही ऐसी स्किल है जो गारंटी करती है जिससे आप अमीर आदमी बन पाओगे। 3. Acquire many skills। लास्ट में इस बुक से आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जितने स्किल एक्वायर कर सकते हो उतने कर लेना चाहिए। जितने स्किल्स और नॉलेज आपके पास होगे उतनी ही आप पैसा कमा पाओगे। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, वो किताबी नॉलेज ना हो जिसे आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसलिए इस बुक में रॉबर्ट ने हमेशा कहा है, हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसा कमाने के लिए करना चाहिए। जब आप स्किल और नॉलेज अपनी बढ़ा लोगे तो पैसा अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। आप जितने भी यंग हो, अभी आप जितनी नॉलेज बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको पावर मिलेगी अपने आप को और ऊपर बढ़ने के लिए। अब मैं इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कहना चाहता हूँ कि आप लाइफ की सारी लग्जरी मत छोड़ दीजिए। इसका मतलब फ़ोन खरीदना छोड़ दे या गाड़ी खरीदना छोड़ दे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही, तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वॉशिंगटन डी.सी. की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वे भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही है और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोहभंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या न जाऊं, उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होगे तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम ये चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छाशक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी,
उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए, सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखो। यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे ये समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे और हमारे बच्चों के अलावा ये बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं आपकी और डैडी की तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं ये जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं ये भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। ये बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहे तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा महत्व खर्च को दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा, उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वे एक व्यवसाय और निवेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थीं। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैशफ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे, जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। ये किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था। परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर।
खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें ये बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान, सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब जिंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। दो तनख्वाहें बहुत सुखद लगती हैं। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वे घर, कार, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता